आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 3 विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इकलौता चैप्टर हमारा इस बुक का 8 मार्क्स कवर करता है आपके रिटन एग्जाम में। मोर ओवर जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी उसमें भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का पार्ट है ये, यानी कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो आपके वॉल्यूम 3 के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें सीधा सीधा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, और 1+1 यानी कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक भी देखने को मिल सकता है, 2 भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। देखो, कैश फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बहाव। अब यहाँ पे हमें बहाव किस चीज का पढ़ना है? कैश का। यानी कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते टाइम हमारे पास पैसा आता है और हमारे पास से पैसा जाता है, यानी कि हमारे पास कैश का इनफ्लो होता है और कैश का आउटफ्लो होता है। तो अभी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो जो होता है ये अलग अलग एक्टिविटीज से होता होगा। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास लास्ट में हमारे हाथ में कैश है 2 लाख रुपए, हमने शुरुआत की थी इस बिजनेस के अंदर, जब स्टार्टिंग में हमने देखा, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हमने देखा कि हमारे पास 5 लाख रुपए थे। एट द एंड ऑफ द ईयर हमने देखा हमारे हाथ में सिर्फ 2 लाख रुपए। तो भाई क्या हुआ? क्या सीधे सिर्फ 3 लाख का आउटफ्लो ही हुआ होगा बिजनेस के अंदर? क्या बिल्कुल भी बिजनेस से पैसा कोई आया ही नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। बिजनेस से पैसा पूरे साल में आया भी होगा और पैसा गया भी होगा। तो हमें यही डिटेलिंग चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताएगा कि किस तरीके से आपके बिजनेस में कहां कहां से पैसा आता है और कहां कहां से पैसा जाता है। लेकिन कैश का आना जाना बहुत जगहों से होता है। अब आप सभी चीजों को अगर एक साथ लेकर चलोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें देखना होता है कैश का फ्लोज विच इज इनफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश और उसके इक्विवेलेंट जो भी कुछ है। क्या हो सकता है वो? कैश एट बैंक हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से होने वाला कैश का इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और कहाँ से, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए हमें देखना है, कहाँ से देखना है? बहुत सारी एक्टिविटीज़ से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, बट हमने सारी एक्टिविटीज़ को 3 मेन एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इन तीनों एक्टिविटीज से कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, 1 बाय 1 हमें वो चेक करना है। ठीक है, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, सो नाउ हम इसके अंदर देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग निकला है ऑपरेशन से। अब ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है ऑपरेशन? बिल्कुल बताइए, अब क्या होता है ऑपरेशन? नहीं, ये हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेशन से हमारा मतलब होता है काम। काम, ऑपरेशन मतलब जिस चीज़ का हम काम करते हैं, जिस चीज़ में हम डील करते हैं, लाइक हमारे गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो भी हम काम करते हैं उससे आने वाला पैसा, तो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को। प्रिंसिपल रेवेन्यू मीन्स कि जैसे हम गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं तो उनको बेच कर जो हमारे पास पैसा आता है, या उनको बनाने में जो पैसा हम खर्च करते हैं, तो उस कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो पैसा का आना, पैसे का जाना, पर सिर्फ किस वजह से? हमारे ऑपरेशंस की वजह से। तो वो हमें यहाँ पर देखना है कि भाई हमें किस तरीके से यहाँ पर पैसा आ रहा है, कैसा जा रहा है, तो वो क्या। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद हमें नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़नी है जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग निकला है इन्वेस्टमेंट से। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में आप कर सकते हो? अब इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? फिक्स्ड एसेट्स में या कहीं और हमने इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लगाया किसी फाइनेंशियल एसेट्स में, शेयर्स खरीदे, डिवेंचर्स खरीदे, तो वो सब चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट होती है। यानी कि इट इज़ द एक्विजिशन, एक्विजिशन मीन्स कुछ खरीदना, डिस्पोजल मीन्स बेचना। तो इट इज़ द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो उससे होने वाला इनफ्लो आउटफ्लो हमारा इन्वेस्टिंग में काउंट होगा। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मीन्स फाइनेंस, फाइनेंस मीन्स पैसा, पैसा यानी कि आपने कहाँ से आपके पास पैसा आया, कहाँ कहाँ आपके पास पैसा गया, तो उस वजह से जो भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में काउंट करेंगे। या हम कह सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे चेंज हो रहा है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ आर कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 ही चीज़ें हैं, डेट और इक्विटी।
अब डेट और इक्विटी की वजह से जो भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा होगा वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पैसा या तो किससे उधार लेते हैं या हम शेयर्स इशू करते हैं। तो उसकी वजह से जो भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में काउंट होगा। ये बोरोइंग्स रिप्रेजेंट करती है डेट को और ऑनर्स कैपिटल रिप्रेजेंट करेगी इक्विटी को। तो बेसिकली डेट और इक्विटी यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये 3 एक्टिविटीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर हैं जिसको हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए, तो नेट प्रॉफिट में तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों चीजें मिक्स है, मुझे हटाना है उसमें से सब कुछ, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग तक पहुंचना है। देखो लास्ट अपने नेट प्रॉफिट तक, हमने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें हटानी है ना। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग इनकम भी प्लस करी होगी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी प्लस करी होगी, तो मुझे नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा दूंगी। तो देखो इसलिए हमने यहाँ पे लेस किया है नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। आगे की बात भी करेंगे, पहले इतना समझेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब इसी तरीके से नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करे होंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करे होंगे, जबकि हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं करने के, तो ऑपरेटिंग वालों से मतलब है, तो इसलिए हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कर दिए हैं, प्लस। आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उस टाइम पर माइनस कर दिए थे, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग वालों से मतलब, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग माइनस करने थे, तो आपने नॉन ऑपरेटिंग को क्या कर दिया, फिर से प्लस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप प्लस कर चुके थे, हमें नहीं चाहिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस। तो जब आप ये काम करोगे तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाओगे। और अगर आप अकाउंटिंग रेशो पढ़ चुके हो तो उसमें आपने एक रेशो निकालना सीखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, उसमें आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला भी यही पढ़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस नॉन कैश की। ये नॉन कैश क्यों लिखा, हम कौन से स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश फ्लो। कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो ऑपरेटिंग होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बट वो नॉन कैश है, क्योंकि हमें कैश फ्लो के अंदर सिर्फ वो वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए जो कैश में हो, तो नॉन कैश वालों को भी हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पूरी लाइन लिखी हुई है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये बात समझ आ गई, चलो ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, उसका एक लंबा रास्ता हमें तय करना है, ठीक है। तो जो हमारी पहली सीढ़ी है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसको जानने के लिए पहले ये वर्किंग नोट बनेगा। सबसे पहले तो देखो, अगर मुझे बिफोर टैक्स तक पहुंचना है, देखो आपको लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में ना आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मिलता है, हमें बिफोर तक पहुंचना है, तो पहले उसके लिए मैं जानूंगी कि भाई है कितना। एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, तो हमारे पास क्वेश्चन में 2 ईयर की बैलेंस शीट होगी, दोनों का डिफरेंस निकाल के हमें करंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी सिर्फ आप फॉर्मेट समझो, क्वेश्चन के साथ आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कैसे करना है, ठीक है। अब इसके अंदर ना आपने बहुत कुछ कर रखा है, हमें बिफोर टैक्स पहुंचना है। बिफोर टैक्स का मतलब क्या है, उसमें से हमें टैक्स जो हमने माइनस कर रखा था उसे क्या करना पड़ेगा, प्लस। जो जो चीजें आपने ऐसी माइनस कर रखी थी उसे क्या करोगे आप, प्लस। तो इसको याद करने के लिए मेन ये 4 चीजें हैं, देखो होती तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैंने सिर्फ मेन लिखी है जो एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। आपका बुक में अगर आप फॉर्मेट देखो तो बहुत लंबा चौड़ा है, और वो पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मेट हमें इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें नहीं है, जो मेन चीजें मैं आपको वही बता रही हूँ। तो इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पीपीटीआई।
पीपीटीआई क्या है? पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब है, देखो जैसे हम बनाते हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या कहते हैं कि हमें शक है कि शायद इतने परसेंट डेटर्स हमारे पैसा ना दे। ऐसे ही क्योंकि हमें हर साल टैक्स पे करना होता है तो हमारा ये एक एस्टिमेशन होता है कि शायद हमें इतना टैक्स पे करना पड़ जाए। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने वहां पे लेस किया होगा इसलिए यहां पर उसे क्या कर देते हैं? ऐड। उसके बाद दूसरा पी है प्रपोज डिविडेंड, अभी समझाऊंगी ये सब चीजें क्या है। फिर तीसरा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टी का मतलब। आई है हमारा इंटरिम डिविडेंड। ये सारी चीजें ना आपके लिए नहीं है क्योंकि आपने पार्टनरशिप में ये सब चीजें कहीं नहीं पढ़ी है। आपने कंपनी भी पढ़ ली है लेकिन ऐसा कुछ अब तक अपने आपने पढ़ा नहीं है, कहीं पर भी नहीं पढ़ा है, तो सारी चीजें आपके लिए नहीं है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना होगा कि ये सब चीजें क्या कहती है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, लेकिन इसकी कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन अभी जरूरत नहीं है उस कहानी को पढ़ने की। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दो बैलेंसेस दिए होंगे। अगर दो बैलेंसेस दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तीसरी इंफॉर्मेशन एक और आ गई तो अकाउंट बनाना पड़ता है, तो वो अकाउंट भी मैं आपको सिखा दूंगी। पहले सिर्फ ये देखो कि प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है। कौन सा ऐड होता है? जो करंट ईयर का हमने प्रोविजन बनाया होगा वो ऐड होता है। कौन सा ऐड होता है? करंट ईयर वाला। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो करंट ईयर। उसके बाद ये प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? देखो आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पे जो शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं हमें उन्हें डिविडेंड देना होता है। अब हमारे पास दो तरीके के शेयर कैपिटल्स हैं, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस कैपिटल। देखो इक्विटी वालों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन प्रेफरेंस वालों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है जो हमें देना ही पड़ता है। क्या प्रेफरेंस वालों को पहले डिविडेंड दिया जाता है या इक्विटी वालों को? किसको पहले डिविडेंड पे किया जाता है, प्रेफरेंस या इक्विटी? प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलता है। ठीक है, तो इक्विटी वालों को जो डिविडेंड पे किया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर जो डिविडेंड पे किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड, विच इज नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स नहीं होता, ये कंपनी हमारी डिक्लेयर करती है। जब कंपनी को लगता है कि उसके पास सरप्लसेस हैं, दिया जा सकता है डिविडेंड, तो वो डिक्लेयर कर देती है रैंडमली कभी भी। ठीक है, बट जो प्रपोज डिविडेंड होता है जिसका दूसरा नाम फाइनल डिविडेंड भी है, फाइनल डिविडेंड बोले प्रपोज डिविडेंड बोले बात एक ही है, और ये दोनों पे किया जा सकता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। ये फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड क्या किया जाता है? डिक्लेयर। इस साल का डिक्लेरेशन नेक्स्ट ईयर पूरा किया जाता है। यानी कि अगर मैंने आज 31 मार्च को डिक्लेयर किया कि हमें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है, तो वो पे नेक्स्ट ईयर किया जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आपको दोनों डिविडेंड समझ में आ गए क्या होते हैं? प्रपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड कहलाता है, जो प्रेफरेंस प्लस इक्विटी दोनों पे हो सकता है। इंटरिम किसके ऊपर होता है? सिर्फ इक्विटी पे। अगर कभी क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, प्रपोज की बात नहीं करी है, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं करी, तो आपको देना पड़ेगा, चाहे वो बोले चाहे ना बोले। अगर इंटरिम डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड जरूर होगा, चाहे वो क्वेश्चन में बोले या ना बोले, आपको देना पड़ेगा अगर परसेंटेज है तो। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब ये पीपीटीआई के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी लिखा है मैंने। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं? कुछ नहीं है, एक नया सा नाम दे दिया, मॉडर्न सा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमने पढ़ा है ना एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स। तो ये जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है ना, बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये आपके एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये आपके एबनॉर्मल गेन है। लो देसी नाम लिख लो इसका साथ में। ठीक है, मॉडर्न नाम के साथ। अब एबनॉर्मल लॉस कौन से हुआ करते थे भाई? आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से आपको कोई आपके चोरी हो गया सामान, उसकी वजह से कोई आपका खर्चा हो गया, वो सारे नुकसान आपके एबनॉर्मल है जो कभी कभी होते हैं। एबनॉर्मल गेन क्या है? तुमने समझदारी से इंश्योरेंस करा रखा था, अब क्योंकि तुमने इंश्योरेंस करा रखा था तो तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। हमेशा थोड़ी मिलता है, कभी कभी मिलता है ना। तो कभी कभी मिलने वाले जो गेन्स होते हैं जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से नहीं जुड़े, वो एबनॉर्मल गेन होते हैं। तो अगर आपके पास कोई इस तरीके का लॉस दे रखा है तो वो ऐड कर देना, और अगर कोई इनकम दे रखी है तो उसे लेस कर देना। बीच में एक और चीज है, रिफंड ऑफ टैक्स। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने प्रोविजन ज्यादा का बनाया
हमने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, लेकिन कई बार होता है ना कैशबैक, जैसे हम कहते हैं ना पेटीएम में कैशबैक आ रहा है तो वापसी आ रहा है आपके पास पैसा, ऐसे कई बार रिफंड ऑफ टैक्स भी हो जाता है। ठीक है, तो उस रिफंड ऑफ टैक्स को हम यहां से क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है, पर ये जो मैंने बाकी की चीजें बताई ना आपको, यहां से लेकर यहां तक, ये कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। मेन जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, पीपीटीआई। क्या है पीपीटीआई? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, जब इतना कर लोगे तब मिलेगा नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स। जरूरी नहीं हमेशा प्रॉफिट ही मिले, अगर ये आंसर आपका नेगेटिव आता है तो आपको लॉस मिलेगा। तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ चुका है। अब उसके बाद ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको याद करने के लिए आप लिखिए पेड लीव। पेड लीव के अंदर क्या है, देखो पी फॉर है प्रीमियम पेड, यानी कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स रिडीम करे हैं और रिडेम्पशन के टाइम पे आपको कोई प्रीमियम भरना पड़ा, ये पेड वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। पेड नहीं लिखा इसका मतलब आपने प्रीमियम दिया नहीं है अभी। ठीक है, तो प्रीमियम पेड अगर दे रखा है तो वो आप यहां पर ऐड करोगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ए फॉर है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। उसी तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना क्या कहलाता है, अमोर्टाइजेशन। काय को हंस रही हो? तो अमोर्टाइजेशन किस किस चीज का हो सकता है, ज्यादातर आपको यहां देखने को मिलेगी गुडविल, कभी कभी पेटेंट्स भी हो रहे होंगे, राइट ऑफ भी बोल सकते हो, अमोर्टाइज भी बोल सकते हो। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोनों पे इंटरेस्ट हो सकता है, अगर दे रखा है तो आप दोनों को यहीं पे इंक्लूड करोगे। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, डी फॉर डेप्रिसिएशन, और एल फॉर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये EAV तो मैंने याद करने के लिए लीव बनाया है, जस्ट एक वर्ड। ठीक है, तो पेड लीव के अंदर P क्या है, प्रीमियम, A क्या है, अमोर्टाइजेशन, I क्या है, इंटरेस्ट, D क्या है, डेप्रिसिएशन, और L क्या है, लॉस ऑन सेल। ठीक है, जब आपको ये याद हो जाए, हालांकि सिर्फ ये 5 चीजें ही नहीं है, पर मैंने मेन 5 चीज लिखी है। ठीक है, सिर्फ ये 5 चीजें नहीं है, चीजें और भी हैं, मेन है ये। इससे बाहर रेयर ही आपको कोई चीज मिलेगी। जैसे क्या मिल गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये मिल सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मिल सकता है उसका रिटर्न ऑफ होना, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, पर बहुत रेयर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए मैंने वो चीजें यहां नहीं लिखी है। उसके बाद नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर है आपका ड्रिप। इसको आप याद करोगे ड्रिप से, यहां पर डी है डिविडेंड रिसीव्ड, आर है रेंट रिसीव्ड, आई है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और पी है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, 4 ही है हमारे पास यहां पर ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, तो यहां तक जब आप कर लोगे तब आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अभी सिर्फ हमें यहीं तक का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि इसके आगे का कुछ खास नहीं है, मेन यही है। अगर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक करना सीख लिया तो आपने आधा क्वेश्चन अपना ऑपरेटिंग का सॉल्व कर लिया है, बाकी तो कुछ नहीं बचेगा फिर ऑपरेटिंग में खास। ठीक है।